ओके, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी या आम जबान में जब हम इसको कहते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं एलर्जी। अब हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? किसी भी किस्म का अनडिजायर्ड, इनअप्रोप्रिएट या फिर एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो सा आ रहा है ना बॉडी के अंदर अगेंस्ट द बिनाइन एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजन बहुत ज्यादा ऐसी नहीं थी, हार्मफुल नहीं थी, हार्मलेस एंटीजन थी, बिनाइन एंटीजन थी, उनके अगेंस्ट बॉडी ने अच्छा खासा इम्यून रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, जिसके अगेंस्ट या तो उसको रिस्पॉन्स देना नहीं चाहिए था। अगर बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट जनरेट करवाती है तो वो बहुत थोड़ा जनरेट करवाती। लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी स्टेट में क्या है कि बॉडी ने बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट रिएक्शन कोज करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब इसमें जो सा हम लोगों ने पीछे अभी तक बात करते आए थे कि जो सा एंटीजन था ना वो बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या है कि जो सा हमारे बॉडी के अंदर आने वाला एंटीजन है ना वो हार्मफुल नहीं है, जिसने इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट स्टिमुलेट करवाया है वो एंटीजन हार्मफुल नहीं है, बल्कि इस टाइम पे हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम है ना वो हार्मफुल है। अब क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब हम लोग देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास चार तरह के आते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 1, 2 और 3 जो से है ना ये इन तीनों में हमारे पास एंटीबॉडी होती है, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है, और टाइप 4 जो है ना वो सेल मीडिएटेड है। अब जो सा टाइप 1 वाला है ना उसमें एंटीबॉडी जो सी आ रही है ना वो आईजीई है, और जो से बाकी 2 और 3 वाले हैं ना उनके अंदर एंटीबॉडी जो सी आ रही है ना वो आईजीजी है। अब बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में हो क्या रहा होता है, जैसा बेसिकली उसके पीछे एक मैकेनिज्म होता है वो शॉर्टली एक्सप्लेन करते हैं अभी। वो ये है कि सबसे फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ है कि एंटीजन बॉडी के अंदर आया, इम्यून सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, और इसके अगेंस्ट दूसरा है ना एक अपना सिस्टम पूरा डेवलप करके, एक मैकेनिज्म डेवलप करके, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डेवलप करके रख लिया। अब सेकंड टाइम पे जब दोबारा फिर से वही वाला एंटीजन आया तो क्या हुआ कि उसके अगेंस्ट जो सा रिस्पॉन्स आया ना वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट आ गया, इसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। यानी कि फर्स्ट टाइम पे इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट स्टिमुलेट हो गया, और सेकंड टाइम पे और ऑनवर्ड जब भी वो एंटीजन आएगा तो क्या होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट ज्यादा से ज्यादा आता जाएगा। सेकंड टाइम पे इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, थर्ड टाइम पे उससे भी ज्यादा होगा, फोर्थ टाइम पे भी उससे भी ज्यादा होगा। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी दफा एक्सपोजर उसके साथ ज्यादा होता जाएगा उतना उतना सिवियरिटी ज्यादा होती जाएगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं अबाउट द इमीडिएट या टाइप 1 एनाफिलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी। अब टाइप 1 को इमीडिएट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये हमारे पास टाइप 1 को इमीडिएट दूसरा है ना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इस वजह से कहते हैं कि जैसे ही बॉडी के अंदर ये एंटीजन आता है ना फौरन ही से हमारा दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स है वो इसके अगेंस्ट आ जाता है, इमीडिएट अफेक्ट इसके अगेंस्ट आता है, इस एंटीजन के अगेंस्ट। इस वजह से इसको कहते हैं इमीडिएट। और इसके बाद इसको एनाफाइलेक्टिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें बॉडी के अंदर एनाफाइलेक्सिक यानी कि शॉक हो जाता है। अब ये हमारे पास सिंपल सी बात थी जो कि हम लोगों ने अभी इसके बारे में बात की। अब क्या हुआ कि अब हम देखते हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है। अब क्या हुआ कि सबसे फर्स्ट टाइम भी क्या हुआ कि एक एंटीजन बॉडी के अंदर आया। जब वो बॉडी के अंदर आया तो उसने क्या किया कि उसने आईजी एंटीबॉडी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवा दी। फर्स्ट टाइम में उसने क्या किया, उसने आईजी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाई, किसके मदद से? उसने फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल की मदद से। और फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल ने क्या किया, उसने इंटरल्यूकिन 21 और इंटरल्यूकिन 4 दिए। हम लोगों ने जब पढ़ा था ना एंटीबॉडी आईजी के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास स्विच होके इंटरल्यूकिन 4 की वजह से क्लास स्विचिंग होती है टुवर्ड्स द आईजीई। और इंटरल्यूकिन 21 क्या कर रहा होता है? इंटरल्यूकिन 21 ये कर रहा होता है कि वो जो है ना मैच्योरेशन करवा रहा होता है बी सेल की इनटू द मैच्योर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स। अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम में क्या हुआ कि इसने फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल की मदद से आईजी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल बनवाए और आईजी एंटीबॉडी बनवाना शुरू कर दी। अभी आईजी एंटीबॉडी अपने एफसी रिसेप्टर्स की मदद से मास्ट सेल्स के ऊपर और बेसोफिल्स की सरफेस के ऊपर, उनके सरफेस के ऊपर जो एफसी रिसेप्टर्स मौजूद हैं उनके साथ अटैच कर जाएगी। अब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम में जब ये एंटीजन आया तो उस टाइम पे आईजी एंटीबॉडी बनने के बाद हमारे पास वो वाले मास्ट सेल बॉडी के अंदर आ गए, इसमें क्या है
कि जिनकी सरफेस के ऊपर ये आईजी एंटीबॉडी अपने एफसी रीजन के जरिए से एफसी रिसेप्टर के साथ बाइंड है इन सेल्स के ऊपर। अब जब दोबारा फिर से ये वाला एंटीजन आएगा तो ये क्या होगा कि ये वाली आईजी एंटीबॉडी क्या करेगी, उस वाले एंटीजन के साथ बाइंड करेगी। जब ये उसके साथ बाइंड करेगी तो फौरन वो वाले सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और वो अपने जो से उनके अंदर ग्रेन्यूल्स है ना वो रिलीज कर देंगे। अब उनके ग्रेन्यूल्स के अंदर काफी सारे किस्म के मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर इमीडिएट, अब इसमें हमारे पास दो फेजेस आती है, एक आती है इमीडिएट फेज और एक आती है लेट फेज। इमीडिएट फेज में क्या होता है कि फौरन जो है ना विद इन मिनट्स जो से मीडिएटर्स जो से ग्रेन्यूल्स के अंदर पहले से बने हुए हैं, ग्रेन्यूल्स के अंदर बंद पड़े हुए हैं प्री फॉर्म स्टेट में, वो रिलीज हुए हैं और उन्होंने आके अपना काम दिखाया है। और जिस जगह पे एंटी उस जगह पे जिस जगह पे ये रिएक्शन हुआ है उस जगह पे क्या होगा, वहां पे व्हील एंड फेयर रिएक्शन हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को अगर अक्सर जब चूंटी काट जाती है तो उस जगह पे हम लोगों को खारिश हो रही होती है और हल्का सा छोटी सी एरिया पे स्वेलिंग हो जाती है, और वो स्वेलिंग जैसे छोटी सी होती है, रेडनेस होती है ना, उसको कहते हैं व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन, ठीक है। और वो कौन कौन से मीडिएटर्स वगैरह की वजह से होती है, वो हिस्टामीन्स वगैरह इसकी वजह से होती है, जो कि ग्रेन्यूल्स के अंदर पहले से बने होते हैं, और जैसे ही वो एंटीजन आया दोबारा तो ये ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं और उसके अंदर से ये मीडिएटर्स निकलते हैं। अब दूसरी वाली फेज जो है ना वो आईजी ई की मीडिएटेड जो सी लेट फेज होती है। अब ये लेट फेज होती है और लेट फेज में क्या होता है कि उसमें वो वाले मैम जी बच्चे मैम ये रिपीट कर दें इमीडिएट फेज। इमीडिएट फेज में मैंने बच्चे ये बात की है कि जो सा सेकंड टाइम में जब एंटीजन आया ना, फर्स्ट टाइम में तो मैंने ये बात की ना कि हमारे पास वो मास्ट सेल बन गए जिनकी सरफेस के ऊपर ये एंटीबॉडी जो अभी बनी थी इस वाले एंटीजन के अगेंस्ट वो बाइंड करेगी। कितनी समझ आ गई आपको? यस मैम। अब सेकंड टाइम में क्या हुआ कि दोबारा फिर से वही एंटीजन आया। बॉडी के अंदर क्या थे, बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स और बेसोफिल वो मौजूद थे जिनकी सरफेस के ऊपर इस वाले एंटीजन के अगेंस्ट आईजीई एंटीबॉडी बनकर लगी हुई है। अब क्या है कि अब ये वाली इस वाली आईजीई एंटीबॉडी के साथ ये वाला एंटीजन बाइंड करेगा। जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा कि मास्ट सेल और बेसोफिल एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एक्टिवेट होंगे तो हम लोगों को ये पता है कि ग्रेन्युलोसाइट की टाइप है, यानी कि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। जब ये अपने एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, अपने ग्रेन्यूल्स को रिलीज करेंगे और इनकी ग्रेन्यूल्स के अंदर जो है ना रिसेप्टर मीडिएटर्स मौजूद होते हैं। उनमें कुछ मीडिएटर्स ऐसे होते हैं जो कि फौरन एक्ट करते हैं विद इन मिनट्स, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि उस टाइम पर फौरन तौर पे सही तरह बने नहीं होते और वो बाद में बनते हैं और वो फिर बाद में एक्ट करते हैं। अब जिन्होंने अब वो वाले मीडिएटर जो कि विद इन मिनट्स रिलीज हुए हैं तो वो वाले मीडिएटर्स थे जो कि प्री फॉर्म स्टेट में बॉडी के अंदर मौजूद थे ग्रेन्यूल्स के अंदर, तो उनकी वजह से फौरन रिएक्शन आएगा। और मैंने बात की कि व्हील एंड फिलर रिएक्शन आएगा कि इसको मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोगों को कुछ इंसेक्ट वगैरह की बाइट होती है तो उस बाइट वाली साइड पे क्या होता है कि एक छोटा सा एरिया स्वेल हो जाता है, गोल सा, और उस एरिया में रेडनेस होती है और खारिश हो रही होती है, ऐसा होता है ना? यस मैम। ठीक है, उसको कहते हैं व्हील एंड फ्लेयर और इस रिएक्शन को कहते हैं व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन। तो इमीडिएट फेज में ये हो रहा होता है। ओके मैम। ये होगी इमीडिएट फेज। अब हम बात करते हैं अबाउट द लेट फेज। लेट फेज में क्या होता है कि वो वाले मीडिएटर्स आएंगे जो कि पहले से प्री फॉर्म स्टेट में ग्रेन्युलोसाइट में मौजूद नहीं थे, और ये होती है अबाउट 6 आवर्स आफ्टर द एक्सपोजर टू द एंटीजन। अब ये क्या होगा कि जब एंटीजन आएगा, ठीक है, ये तब सिंथेसाइज होंगे। ये प्री फॉर्म स्टेट में जैसे कि हिस्टामिन ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर मौजूद होती है, ग्रेन्यूल्स में मौजूद होती है, वैसे नहीं होते। अब क्या होगा कि इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, इनकी वजह से कीमोटैक्टिक का इफेक्ट आएगा कि जो से है सेल वगैरह उनको रिक्रूट करके इस साइड पे लेके आया जाएगा। इस तरह के रिएक्शन से है ना, इसकी वजह से आएंगे। अब आईजीई हम लोगों को पता है कि कंप्लीमेंट को एक्टिवेट नहीं करवाती तो सेल लाइसिस का फिनोमेना इस जगह पे नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस इस जगह पे नहीं होगी, क्योंकि इस आईजीई के पास ये सलाहियत ही नहीं है कि वो कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवा सके।
कंप्लीमेंट को एक्टिवेट करवाने का जो सा प्रोसेस है वो हमारे पास दो एंटीबॉडीज करती हैं, जिनमें हमारे पास आईजीजी और दूसरे वाली कौन सी एंटीबॉडी है, कौन बताएगा? आईजीजी और आईजीएम मैम। आईजीएम, शाबाश। हमारे पास कंप्लीमेंट एक्टिवेशन में जब भी कोई भी एंटीबॉडी का रोल आएगा तो हमारे पास सिर्फ दो एंटीबॉडी आएंगी, वन इज द आईजीजी एंड द नंबर 2 इज द आईजीएम। ठीक है, आईजी हमारे पास कंप्लीमेंट को कभी भी एक्टिवेट नहीं करवाती, तो हमारे पास ये वाला इफेक्ट नहीं आएगा। अब क्या होगा कि ये एंटीजन है क्या चीज, कौन कौन से एंटीजन हो सकते हैं जो कि हमारे पास ये रिएक्शन करवा सकते हैं? अब ये हो सकता है कि एनवायरनमेंट में मौजूद कोई भी पोलन हो सकता है, एनिमल डेंडर्स हो सकते हैं, पीनट्स हो सकती हैं, और हमारे पास डिफरेंट तरह के फूड हो सकते हैं, किसी भी किस्म की ड्रग हो सकती है, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन वगैरह होगी, पेनिसिलिन के साथ हाइपरसेंसिटिविटी अच्छी खासी होती है। ठीक है, ये बल्कि उसका एक ड्रॉबैक भी है कि उसके साथ उसका एडवर्स इफेक्ट भी है कि उससे हाइपरसेंसिटिविटी अक्सर लोगों को होती है। सही हो गया, तो ये वाले हमारे पास डिफरेंट चीजें होती है। अब आपके जहन में यहाँ पे एक सवाल आना चाहिए कि हर एक पर्सन को एलर्जी क्यों नहीं होती इन चीजों से, या मैं भी तो पीनट खाती हूँ तो मुझे एलर्जी क्यों नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल, या मुझे पोलन से एलर्जी क्यों नहीं होती है? तो कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे होते हैं ना जिनको इसके अगेंस्ट एलर्जी होती है। हर किसी को है आप में से कि हर कोई ये कहे कि मुझे इन तमाम चीजों से एलर्जी है? ठीक है, हमें ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़े से ही लोग होते हैं जिनको इससे एलर्जी होती है। अब क्या चीज होती है जो कि इस चीज को कर रही होती है कि ये कुछ लोगों को हमारे पास यहाँ पे एलर्जी होगी और कुछ लोगों को नहीं होगी? वो डिपेंड कर रहा होता है एटोपी पे, और एटोपी का हम लोगों ने पूरा एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, वो हम लोग आगे जाके बात करेंगे। इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 21 वगैरह की हम लोगों ने अभी पीछे सारी बात करी है। अब एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो से नॉन एलर्जिक पर्सन होते हैं उनमें आईजीई इन वाली जो सी है ना, ये चीजें जो कि एलर्जी से उनके अगेंस्ट आईजीई नहीं बनती है, और आईजीई सिर्फ हमारे पास जो सी है ना, ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स वगैरह पे मौजूद होती है। इनके अगेंस्ट अगर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही होती है ना, तो क्या करती है वो आईजीजी वगैरह बनवा रही होती है, नोट द आईजीई। और एलर्जी में जो सी एंटीबॉडी आ रही होती है ना वो आईजीई होती है, क्योंकि आईजीजी के सर पे आईजीजी जो है ना वो इन जो सी बेसोफिल और मास्ट सेल की सरफेस के ऊपर बाइंड नहीं कर सकती। उनकी सरफेस के ऊपर जो बाइंड कर सकती है एंटीबॉडी वो आईजीई है। और इसके अलावा हम लोगों ने एटोपी के बारे में बात करनी है कि वो हमारे पास ये इस तरह के एलर्जी के केसेस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है। वो हम लोग बात करेंगे कि वो किस तरीके से इसमें काम आती है। अब जब ये एलर्जी हो गई है तो पर्सन को क्या कुछ हो सकता है? पर्सन को क्या होता है कि उसको खारिश होती है, और इसके अलावा उसको ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि उसकी अक्सर लोगों की आंखों में से बहुत ज्यादा पानी आना शुरू हो जाता है, अक्सर लोगों की नाक बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जो सारे के सारे नजर आ रहे हैं ना, ये सारी मैं वही बात कर रही हूँ कि अक्सर लोगों की सांस बंद होना शुरू हो जाती है, अक्सर लोगों की नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, अक्सर लोगों की आंखों में से पानी आना शुरू हो जाती है, उनकी आंखों में जो है ना वो इन्फेक्शन हो जाता है, अक्सर लोगों को अर्टिकेरिया यानी कि बहुत ज्यादा खारिश होना शुरू हो जाती है। ये सारे के सारे जो से मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि हमारे पास टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में आती है। अब हमारे पास ये जो से उसकी मैनिफेस्टेशन है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती हैं कि एलर्जी किस रूट से हमारी बॉडी के अंदर गया है। इधर वो हम लोगों ने खाया है या वो सांस के रास्ते से गया है। अगर वो एलर्जी सांस के रास्ते से गया है तो सांसों वाले सारे हमारे पास जैसे हैं आएंगे, मैनिफेस्टेशन सिम्टम्स आएंगे। अगर वो खाने के रास्ते गया है तो हो सकता है कि उस पर्सन के लिप्स स्वेल हो जाए, उसका क्या होगा, टंग स्वेल हो जाए, इस तरह की जो है ना उसकी, और हो सकता है उसको लिप पे इचिंग होना शुरू हो जाए, ये वाली जो है ना उसको सिम्टम्स आना शुरू हो जाए। अब जैसे टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में सबसे बुरी वाली फॉर्म आती है ना, वो ये जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे एनाफाइलेक्टिक, जिसकी वजह से इसको कह रहे हैं, वो है एनाफाइलेक्सिक शॉक। ठीक है, सिस्टमेटिक एनाफाइलेक्सिस। इसमें क्या होता है तो जो से स्मूथ मसल सेल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो सी है कैपिलरी की एंडोथेलियम वो उसके साथ जो है ना वो डायलेट कर जाते हैं। क्या होता है कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, हाइपोटेंशन हो जाती है, और पर्सन जो है ना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चला जाता है। और क्या होता है कि मास है जो ये जैसे बेसोफिल वगैरह है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्यूल्स अपने रिलीज करवा के, अपने मीडिएटर्स रिलीज करवा के सारे के सारे इफेक्ट दे रहे होते हैं।
वेसोडाइलेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी, पर्सन को सांस लेने में मसला हो रहा होगा, जैसे कि आपने अजमा के लोगों में देखा। इसके अलावा एडिमा हो जाता है, किसकी वजह से? वेसोडाइलेशन की वजह से। अब एलर्जीज की हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि किन किन की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब ड्रग का भी हम लोगों ने बोला कि पेनिसिलिन वगैरह, और जब हम लोग अपना फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे हम लोगों ने बात कही थी कि जो सी है ना हेपेरिन के तौर पे काम करती हैं और अपनी ही बॉडी का जो सा कोई भी नॉर्मल प्रोटीन के साथ बाइंड करके इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करवा रही है। ठीक है, और इसके अलावा जब हम लोग लैब में काम कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने जैसे है ना लेटेक्स वाले ग्लव्स नहीं पहनने हैं, जो कि जिसके ऊपर पाउडर होता है। क्यों? क्योंकि उनको उससे एलर्जी होती है। अब डिफरेंट तरह के इसमें हमारे पास मीडिएटर्स आते हैं और उनके इफेक्ट क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। नंबर 1 पे हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करवा रही होती है? हिस्टामिन वेसोडाइलेशन करवा रही होती है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा रही होती है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रही होती है। या इनके बदले में क्या हो रहा होगा? पर्सन को सांस लेने में मसला हो रहा होगा और साथ में क्या हो रहा होगा? उसको एडीमा हो जाएगा। इस तरह के। इसके अलावा राइनाइटिस, अर्टिकेरिया, यानी कि वही वाली बातें होगी कि उसको खारिश हो गई है और या फिर नाक में से पानी बहना शुरू हो गया, आंखों में से पानी बहना शुरू हो गया। इस तरह के सारे उसको सिम्टम बनाना शुरू हो जाएंगे और ब्रोंकोस्पैज्म होने की वजह से उसको सांस लेने में भी काफी दुश्वारी होगी। ये हिस्टामिन काम करवा रही थी। अब नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, जिसे हम कहते हैं ISRSA। इसमें डिफरेंट तरह के ल्यूकोट्राइन्स आते हैं जो कि लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे के जरिए से एराकिडोनिक एसिड की मदद से बनते हैं, उसको मिला उसके जरिए से बनते हैं। ठीक है, अब ये काम क्या कर रहे हैं? अब दूसरा हिस्टामिन था ना, वो हम लोगों ने बात की कि वो किसमें आएगा? वो इमीडिएट फेज में आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्री फॉर्म स्टेट में मौजूद है। लेकिन ये कब आएगा? ये लेट फेज में आएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से प्री फॉर्म स्टेट में मौजूद नहीं है, ये बाद में बन रहा है। ठीक है, जब ये एंटीजन आ गया है तब इसका बनने का अमल स्टार्ट होता है। फिर ये लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे को यूज करते हुए एराकिडोनिक एसिड की मदद से बनता है और काम ये भी वही कर रहा है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन, यानी कि एनाफिलैक्सिस की तरफ लेके जा रहा है बॉडी को। अब नंबर 3 पे जो सा हमारे पास आ रहा है